5 मार्च 1931। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन है भारतीय इतिहास की तारीख के अंदर जहां तब के तत्कालीन वाइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में करार हुआ। ये करार दिल्ली के अंदर होता है और उसके कारण भारतीय इतिहास में इसको दिल्ली पैक्ट के रूप में पहचानते हैं। ये पैक्ट के कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिसके कारण आज की ये पैक्ट चर्चा में रहता है। साथों साथ ये पैक्ट के अंदर एक बहुत ही पेचीदे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुआ। ये वो मुद्दा था जो 18th डे के बाद यानी कि 5 मार्च 1931 के 18वें दिन के ऊपर उजागर होता है और वो मुद्दे का नाम था 23 मार्च 1931, जब भारत के तत्कालीन क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके एचएसआरए के जो साथी हुआ करते थे, उनको लाहौर के अंदर फांसी की सजा दे दी गई। इस मुद्दे के भाग के रूप में और इस पैक्ट के भाग के रूप में एक विस्तृत चर्चा हुई कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? क्या दिल्ली पैक्ट के अंदर जो प्रोविजंस किए गए थे, ये प्रोविजंस के अंदर उतनी यहाँ पे वीकनेसेस थी उसके अंदर की जो एक प्रकार की डिप्लोमेटिक जो डिस्कशंस हुई, ये डिस्कशंस के अंदर क्या गांधी जी के हाथ में इतनी सत्ता नहीं थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को माफ कर दे? माफ नहीं तो कम्यूट कर दे, कम्यूट नहीं तो टेम्पररी सस्पेंड कर दे। साथों के साथ ये पैक्ट के अंदर जो कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी के कारण ऐसा कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भारत के अंदर नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ था, इस मूवमेंट को भी पूरी तरह से निष्फल यानी कि असफल बना दिया गया, फेल करार कर दिया गया। इस पैक्ट की प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथों साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैक्ट ने भारतीय इतिहास में कितनी बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट की है। मेरा नाम है प्रतीक नायक, मैं अनस्टॉपेबल चैनल के ऊपर आपके साथ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। साथों साथ आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं यूपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक। वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स, मेन, सीसेट, मेंस की यूपी, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक ही जगह के ऊपर मिलेगा। हमारी वीकली बैचेस के अंदर जुड़िए, आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। साथों के साथों हमारी स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर अपीयर करिए, जो यूसीएससी टेस्ट है, जो कंडक्ट होने वाला है आपके लिए 10 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। ये यूसीएससी की एग्जाम है, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां अनअकैडमी टॉप्स रैंकर्स को लैपटॉप, आपको अमेज़न के गिफ्ट वाउचर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, साथों साथ मेंस की मेंटरशिप सेशन और भी बहुत कुछ आपको फ्री के अंदर गिफ्ट करेगी। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ, ये कोड को यूज करेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है, पीएन लाइव फॉर दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड द यूसीएससी। हमारी नई बैचेस 8 मार्च से शुरू हो रही है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अभी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मेरा शुरू हो रहा है, आप इसके अंदर भी जुड़ सकते हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो, इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट, you are also most welcome on the Unacademy application and the platform because we have exclusive English batches. जी हाँ friends, we have exclusive English batches. You can use this code PN Live. कहने की बात मेरी ये है कि ये कोड एक ऐसा कोड है जो आपकी यूपीएससी की जर्नी को सरल बना देगा। खैर, हम लोग आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं और मुद्दे का नाम है गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें वाइसरॉय इरविन और महात्मा गांधी के बीच में कुछ चर्चा हुई और ये चर्चा आज ही के दिन हुई थी, 5 मार्च 1931 के दिन। ये चर्चा का फाइनल कंक्लूजन जिस तरह से ये पैक्ट के रूप में निकल के आया, इसी को ही हमें देखना है और समझना है। इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी और देखनी है कि क्या ये पैक्ट भारत के लिए फायदे में रहा है या इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक फेलियर के रूप में कंसीडर किया गया है। अगर आपको गांधी इरविन पैक्ट पढ़ना है तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड इसके लिए क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू दिस पैक्ट। दिल्ली पैक्ट किन परिस्थितियों में आया, दिल्ली पैक्ट के अंतर्गत किन किन प्रकार के डिस्कशंस हुए। साथों साथ आपको यह भी देखना है कि इसके प्रोविजंस के आधारित ही हम इसको जज करेंगे। जज करने का मतलब यह है कि जब हिस्ट्री में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कोई भी विषय का करते हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए हमें पीछे की कहानी पता होनी चाहिए और कहानी हम लोग प्रोविजन सेंट्रिक देखेंगे। आप देखिए दिल्ली पैक्ट किन परिस्थितियों में आता है। दिल्ली पैक्ट इन परिस्थितियों में आता है जब 1930 के अंदर भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आप सबको जानकारी होगी कि 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी गए होते हैं दांडी और दांडी में जाके उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खैर, ये सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 के दिन नहीं हुई थी, ऑफिशियली हो गई थी 12 मार्च 1930 के दिन, क्योंकि 12 मार्च 1930 का वो दिन था जब गांधी जी साबरमती आश्रम छोड़ के अहमदाबाद से करीबन 250 किलोमीटर दूर साउथ गुजरात में सूरत के पास दांडी नाम की जगह के ऊपर पहुंचते हैं। दांडी में पहुंचने के बाद वहां पे उन्होंने नमक का सत्याग्रह किया और नमक सत्याग्रह का ही परिणाम था कि पूरे भारत के अंदर एक विचार की आंधी चलेगी और वो विचार था पूर्ण स्वराज का विचार। जी हाँ दोस्तों, 1930 के अंदर भारत की आजादी के आंदोलन में एक नई दिशा आई थी, एक नया ऊर्जा आया था। क्यों?
क्योंकि इसके पहले भारत की जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इन सब के विचार एक ही डायमेंशन तक कैद में आपको सीमित होते हुए देखने को मिलेंगे और वो था स्वराज करना या रिफॉर्म्स करना। 1929 1930 तक आते-आते भारत की आज़ादी के दौर के अंदर जो नई तात्कालिक लीडरशिप आई थी, उसके अंदर एक रेडिकल थॉट पूरी तरह से इमर्ज होते हुए आया और ये इमर्जेंस ऑफ थॉट था, वो था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें ब्रिटिश सल्तनत या ब्रिटिश सरकार के अंडर में ना ही कोई प्रकार का डोमिनेंस स्टेटस चाहिए, ना ही कोई प्रकार की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ एक वस्तु जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण स्वराज। और ये पूर्ण स्वराज मूवमेंट जिसे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि इसका गोल यही था, इस मूवमेंट का पूरे भारत के अंदर असर पड़ा। आप देखोगे मार्च अप्रैल 1930 में ये मूवमेंट की जिस तरह से शुरुआत हुई और इसकी इम्प्लीकेशंस को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशंस पूरे भारत में आती है। ये इम्प्लीकेशंस के भाग के रूप में नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन की शुरुआत हुई। नमक के कानून का विरोध किया गया। गुजरात से लेके, केरला से लेके, तमिलनाडु से लेके, आसाम से लेके आंध्र प्रदेश तक के विस्तार के अंतर्गत भारत के अंदर एंटी चौकीदार मूवमेंट की आपको इम्प्लीकेशंस देखने को मिलती है। बिहार के अंदर इस मूवमेंट की एक असर आपको आज के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि पेशावर के अंदर मिलेगी, जब फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान के द्वारा बहुत बड़ा खुदवाई खिदमतगारों के द्वारा एक आंदोलन क्रिएट किया गया। लाल कलर का शर्ट पहन के शांतिप्रिय रूप से आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ, तो वहां से भी जवाब आने की शुरुआत हुई। हालत इतनी खराब हो गई थी 1930 के अंदर कि ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने 1930 के अंदर जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, ये आंदोलन को क्रप करने के लिए, उसको पूरी तरह से सप्रेस करने के लिए तात्कालिक कांग्रेस की लीडरशिप को अरेस्ट कर दिया था। उनका प्लान ये था कि हम कांग्रेस की लीडरशिप को अरेस्ट करके बाकी सारे भारत के जो लीडर्स हैं उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड बुलाएंगे और उसके बाद पूरा का पूरा आंदोलन सिमट जाएगा। खैर ये हुआ नहीं और इसी का ही परिणाम हमको ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस का जो बॉयकॉट मूवमेंट, कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज का गोल, वो चप्पे-चप्पे तक कोने में फैल चुका था और इसी का ही आउटकम था जहां सरकार बैकफुट के ऊपर आई। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमने टॉप के लीडर्स को अरेस्ट तो कर दिया है, उसके बावजूद भी ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो कहीं पे फोर्स का यूज कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि देखो हम तो अहिंसा का आधार लेके यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और ये गवर्नमेंट है जो हमारा रिप्रेशन करने के पीछे चली हुई है। और इसी का ही आउटकम था जहां वाइसरॉय के ऊपर बहुत प्रेशर आया। अगर वाइसरॉय कुछ नहीं करता था तो कांग्रेस कहती थी कि देखो ये तो हमारे लिए विक्ट्री है, सरकार की हेजेमनी हमने खत्म कर दी है। इन सब के आउटकम के रूप में 1930 में कैसे भी करके सरकार ने यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स को तोड़ने की भी कोशिश की। ये तोड़ने का ही आउटकम था जहां बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स और बाकी सारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स से इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया जाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 के नवंबर के अंदर जब यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जहां से जाते हैं लंदन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस में कोई परिणाम आता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत उस पीरियड में जो कांग्रेस हुआ करती थी, उनके ज्यादातर लीडर्स जो जेल के अंदर हुआ करते थे या इन्होंने बॉयकॉट किया था। और इन सब के परिणाम स्वरूप हमें ये पता चलता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। ये मूवमेंट का एक इम्प्लीकेशन ऐसा हुआ जहां सरकार को करोड़ों रुपए की रेवेन्यू के लॉसेस होने की शुरुआत हो गई। जमींदारों की पावर जो पूरी तरह से डिसिमेट होने की शुरुआत होती है और सरकार को समझ में आ रहा था कि हमें इसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहां भारत के क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया। ये क्रांतिकारी मूवमेंट के रूप में सूर्य सेन नामक एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बंगाल के अंदर चिटगांव के अंदर आर्मरी रेड कर दी थी। इस तरह से अगर हम लोग ओवरऑल इम्प्लीकेशंस देखने की कोशिश करेंगे, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1930-31 तक आते-आते पूरी तरह से आधार बन चुका है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करेंगे। हमने कांग्रेस की लीडरशिप को जेल में डाल दिया है, हमें लग रहा था कि इनको जेल में डाल के आंदोलन सिमट देंगे, पर ये कुछ हुआ नहीं। बाकी सारे लीडर्स को लंदन बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनको अपने फेवर में कन्विंस करने की कोशिश की गई, पर वहां पे भी पॉलिटिकल जो आपका विजन था और गोल था वो अचीव नहीं हुआ। इसी का ही आउटकम था कि दिसंबर 1930 तक आते-आते कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी को छोड़ने का निर्णय दिया गया और फाइनली सरकार ने गांधी जी को कहा कि आप हमारे साथ बैठिए, हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है और वर्किंग कमेटी को कहिए कि इसके बीच में सॉल्यूशन लेके आए। इसी कंडीशन में जब गांधी जी को जेल से छोड़ा गया और फरवरी 1931 के बीच में, फरवरी 1931 के बीच में और मार्च 1931 के बीच में हमें यह देखने को मिलता है कि सरकार और गांधी जी के बीच में डिस्कशंस हुए और यही डिस्कशंस का कल्मिनेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली पैक्ट।
हमें मूलतः से दिल्ली पैक्ट के बारे में आज डिस्कस करना है। हमें ये देखना है कि इसकी प्रोविजंस में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई थी और उसके बाद इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्या दिल्ली पैक्ट सक्सेस था कि फेलियर था? आप समझने की कोशिश करिए कि ये दिल्ली पैक्ट का फाइनल एग्रीमेंट आज ही के दिन हुआ था, 5 मार्च 1931 के दिन। खैर इसके पहले वेरियस राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो गए थे और इन डिस्कशंस का कल्मिनेशन आज हुआ जी, दिल्ली के जगह के अंदर हुआ है, जहाँ वाइसरॉय और गांधी दोनों के दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच में चर्चा हुई। अब ये पैक्ट को क्यों भारतीय इतिहास में सिग्निफिकेंट कहते हैं? क्योंकि इस पैक्ट के दो धारी इम्प्लीकेशंस हुई। एक इम्प्लीकेशंस वो हुई जो सरकार की तरफ से थी और एक इम्प्लीकेशंस वो हुई जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में यानी कि नेशनलिस्ट लोगों के ऊपर होती है। सवाल ये था कि इम्प्लीकेशंस कैसे इंडियन हिस्ट्री को अफेक्ट करेगी, उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे इसके प्रोविजंस। आखिर में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो दिल्ली पैक्ट है, क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिट्रीट था या भारत के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस था? ये दिल्ली पैक्ट के अंदर हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माफ किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता। जब ये दिल्ली पैक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं तो इस प्रोविजंस के अंदर गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को कन्विंस कराया था। किस बात के ऊपर कन्विंस कराया था? कहा गया था गांधी के द्वारा इरविन को कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तो ही हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो वी विल कंटिन्यू बॉयकॉटिंग यू, विल कंटिन्यू क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर यू, विल मेक श्योर दैट यू वोंट बी एबल टू रूल ओवर इंडिया, क्योंकि हम आपके साथ असहमति कर देंगे, नॉन कोऑपरेशन कर देंगे, हम तुम्हें कोई भी प्रकार का सहकार ही नहीं देंगे, तो आप कैसे शासन कर पाओगे? इन परिस्थितियों के रूप में इस दिल्ली पैक्ट के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वाइसरॉय पूरी तरह से इनफैक्ट है ना सरेंडर कर देता है गांधी जी को और कहता है कि भाई देखो तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरे से मंगवा लो, हम आपके लिए सब चीजें करने के लिए तैयार है, आप खाली हमारी बातें मानो और हमारी बातें मान के सरकार के साथ बैठ के लंदन में बात करने आ जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वाइसरॉय ने इसमें 5-6 चीजों को माना। तात्कालिक रूप में जब गांधी जी ने कहा कि राजकीय कैदियों को छोड़ा जाए, ऐसे कैदी जिनके ऊपर कोई हिंसा का आरोप नहीं लगा है, वो खाली छोटे-मोटे आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, नमक का कानून तोड़ रहे थे, सविनय रूप से यानी कि बिना कोई हिंसा किए छोड़ रहे थे, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब ये मुद्दा वाइसरॉय के सामने रखा गया गांधी के द्वारा, तो वाइसरॉय ने कहा कि चलो महाशय हम आपकी ये बात मान लेते हैं। तात्कालिक रूप में गांधी जी ने दूसरा मुद्दा उनके सामने रखा और कहा कि किसानों के साथ और बहुत सारे गरीबों के साथ तुमने अन्याय किया है। अन्याय किस तरह से किया है? तुमने इल्लीगली फाइन्स लिए हैं हमसे ऑन द बेसिस ऑफ नॉट पेइंग अप द रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अस और बाय हुक और बाय क्रुक यू आर ट्राइंग टू टेक अस फाइन्स, इल्लीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। इनफैक्ट आपने बहुत सारे लोगों की लैंड कॉन्फिस्केट कर दी थी। बहुत सारे किसानों ने नॉन कोऑपरेशन किया था, नो रेवेन्यू कैंपेन किया था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गुजरात के, यूपी के, महाराष्ट्र के सैकड़ों विस्तारों के अंदर हमें देखने को मिला कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसानों के द्वारा जमींदार और सरकार के सामने एजिटेशन क्रिएट किया गया था। ये एजिटेशन के अंतर्गत इन जमींदारों के सामने किसानों ने कहा था कि हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। सरकार ने इन सब की ज़मीनें ज़ब्त कर दी थी। रैयतवाड़ी वाले एरिया गुजरात, महाराष्ट्र, दक्खन के अंदर रैयतवाड़ी प्रथा चल रही थी। इस रैयतवाड़ी प्रथा के तहत बहुत बड़ी मात्रा के अंदर किसानों ने नो रेवेन्यू कैंपेन किया था, यानी कि हम सरकार को 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं देंगे। इनकी ज़मीनें ज़ब्त कर दी गई थी। गांधी जी वाइसरॉय को कहते हैं कि बाबा वाइसरॉय, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये बात स्वीकारनी पड़ेगी और जितनी भी ज़मीनें जो सरकार ने छीन ली है किसानों के पास से, गरीबों के पास से, वो तुम्हें वापिस देनी पड़ेगी। वाइसरॉय कहते हैं चलो भाई साहब दे दिए। जो भी फाइन्स हमने इल्लीगली कलेक्ट नहीं किए हैं और जिनको फरमान भेजा है, जिनको नोटिस भेजा है, उनको फाइन्स नहीं कलेक्ट करेंगे। साथों साथ गांधी जी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए आवाज़ उठाई। किस बात की आवाज़ उठाई? क्योंकि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, तब बड़ी मात्रा में सरकारी जितने भी ऑफिशियल्स थे और जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन दिस सत्याग्रह। यस, देयर वर मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हू हैड हेल्प्ड द सॉल्ट सत्याग्रह टू गेट सक्सेसफुल एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू गेट सक्सेसफुल। तो गांधी जी ने कहा कि देखो तुम इनके ऊपर कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं लोगे, ये भारतीय लोग हैं, इन्होंने राष्ट्रवाद के हित में अपने खुद के देश के लिए आवाज उठाई थी और इसको आपको सरकारी नौकरी में फिर से बहाल करना पड़ेगा। वाइसरॉय कहता है कि चलिए सर कोई बात नहीं, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं। साथों साथ गांधी जी ने जिसके लिए सत्याग्रह किया था वो था नमक का सत्याग्रह। नमक के सत्याग्रह के रूप में सरकार मूलतः से नमक के ऊपर मोनोपोली बना के रखी थी और सरकार चाहती थी कि नमक बनाने का अधिकार उसी के हाथ में होना चाहिए, बेचने का अधिकार उसके हाथ में होने चाहिए, टैक्सेस लगाने का अधिकार भी सरकार के हाथ में होने चाहिए। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को कहा कि महाशय एक्टो नॉ चॉल्बे, ये नहीं चलेगा।
आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि जो जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं, जो लोग जिनके यहाँ पे प्राकृतिक रूप से नमक का उत्पादन हो रहा है, वो प्रोफ़ेशनल यानी कि कमर्शियल यूज़ में नमक नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्ट प्रोडक्शन, पर वो लोग अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, घर पे बनाने के लिए नमक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तुम्हें वो मानना पड़ेगा, तुम्हें वो स्वीकारना पड़ेगा कि यू विल अलाउ देम टू प्रोड्यूस द सॉल्ट। वाइसरॉय ने कहा, चलो कोई बात नहीं महाशय, ये भी बात हमारी मान लेते हैं। इनफैक्ट गांधी जी ने इनको ये भी बहुत क्लियर कट कहा कि वी विल कंटिन्यू पिकेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड द ब्रिटिश शॉप्स जहां पे फॉरेन गुड्स और फॉरेन वस्तुएं बेची जा रही है। पिकेटिंग यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जहां भारतीय लोगों के पास एक अधिकार होता है कि विदेशी वस्तुओं का जहां सामान बेचा जा रहा है वो दुकान का बहिष्कार किया जाए। दुकान के बाहर 3-4 कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे और कोई भी बाबू मोशाय विदेशी वस्तु लेने जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि नको भाई मत जा, ये विदेशी वस्तु बेच रहा है, दे आर सेलिंग फॉरेन गुड्स, वी शुड नॉट गो। तो ये एक नॉन एग्रेसिव वे ऑफ पिकेटिंग था। गांधी ने कहा हम शांतिप्रिय रूप से पिकेटिंग करेंगे, बट विल डू दैट, ओके, हम पीसफुल प्रोटेस्ट तो तुम्हारे सामने कंटिन्यू रखेंगे। साथों साथ गांधी ने कहा कि भाई देखो तुमने बहुत ही एक्सेसिव पावर लिया हुआ है और एक्सेसिव पावर लेने के कारण तुम अल्टीमेटली लोगों का शोषण कर रहे हो ऑर्डिनेंसेस के नाम के ऊपर। जब भी कोई आंदोलन करते हो तो सरकार के थ्रू एक तात्कालिक रूप में ऑर्डिनेंस लेके आके लोगों के राइट्स को तुम छीन लेते हो, तुम्हें ये भी वापस लेने पड़ेंगे। वाइसरॉय इरविन ने कहा सब कुछ कर दूंगा, सारी दुनिया मिटे देंगे अब तेरे सिवा तेरे बिना, कि भाई तुम यहाँ पे सब कुछ मान लो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। जब इतनी बातें गांधी जी ने वाइसरॉय से मनवाई, मनवाने के बाद वाइसरॉय गांधी जी को कहते हैं कि भाई साहब अब तुम्हारी मेरी भी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारे 10 पॉइंट मान रहा हूँ, 7 पॉइंट मान रहा हूँ, तो यू आर ऑल्सो सपोज टू एक्सेप्ट माई पॉइंट्स। गांधी जी ने कहा कि बोलो क्या पॉइंट है तुम्हारा? तो गांधी जी को कहा जाता है कि तुम तात्कालिक रूप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना। सस्पेंड करने का मतलब है टेम्पररी स्टॉप करना। साथों साथ गांधी जी को यह भी कहा जाता है कि तुम्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आना पड़ेगा और इसके लिए आप लंदन आइए, हम लंदन में बैठ के बात करेंगे। मूलतः से वाइसरॉय चाहता था, इरविन चाहता था कि इस दौर में जो नेशनल मूवमेंट का मोमेंटम बना है, उसकी जो एनर्जी, इंटेंसिटी और पेस बनी है, उसको कैसे भी करके खत्म किया जाए, उसको तात्कालिक रूप में स्टॉप किया जाए। और इसी कंटेक्स्ट के ऊपर हिस्ट्री के अंदर एक डिबेट चली। डिबेट इस बात के ऊपर चलती है कि क्या यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट जो था ये सक्सेस था कि फेलियर था? वॉज द गांधी इरविन पैक्ट अ सक्सेस और फेलियर? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एक ग्रुप निकल के आया जिसका ये मानना था कि यस, गांधी इरविन पैक्ट वॉज अ फेलियर। कुछ लोग कहते हैं कि नो, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ फेलियर। क्यों? क्योंकि इस दौर में जो ये पैक्ट लाया गया वो बहुत नेसेसरी था। इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट के अंतर्गत एक ग्रुप का ये मानना था कि गांधी इरविन पैक्ट एक सक्सेस के रूप में है, दूसरा कहता है कि ये फेलियर के रूप में है। हम इतिहास को तथ्यों के रूप में तराशने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग गांधी इरविन पैक्ट की जो प्रोविजंस देखते हैं, ये प्रोविजंस के आधार के ऊपर दो प्रकार का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक कंक्लूजन ये है कि क्या ये फेलियर था, ये सक्सेस था। जितने भी लोग इसके फेलियर के सपोर्ट में हैं, इन सब लोगों का मानना है कि इस पैक्ट का तात्कालिक लीडरशिप ने भी विरोध किया था। ये लीडरशिप में कोई और नहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। 1930 के अंदर जब नमक सत्याग्रह हो रहा था, तो सुभाष बाबू भी जेल में गए होते हैं। सुभाष बाबू भी करीबन 1 साल तक जेल में रहे होते हैं और जब उनको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल से बाहर नहीं आना, मुझे जेल में ही रहना है। क्यों? क्योंकि मैं तो बाहर आ जाऊँगा पर मेरे साथी क्रांतिकारियों का क्या होगा? व्हाट विल हैपन विथ माय फेलो रिवॉल्यूशनरीज़? और इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आई डू नॉट वांट टू कम आउट ऑफ द जेल। क्योंकि आप जिस तरह से ये मूवमेंट को सस्पेंड कर रहे हो, इस सस्पेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो हम भूल ही गए हैं। हम लोग हमारे भाई लोगों को नहीं बचा पाएँगे, तो उसका मतलब क्या है भगत सिंह और उनके जो साथी रिवॉल्यूशनरीज़ थे? तो सुभाष बाबू इसका विरोध करते हैं और इस विरोध के आधार के ऊपर इतिहास के अंदर एक चर्चा हुई और चर्चा का विषय यही था कि क्या ये फेलियर था कि नहीं था। तो डेफिनेटली बहुत लोग इसको फेलियर के रूप में कंसीडर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसके फेलियर के सपोर्ट में कंसीडर किया जाता है, वो यही था कि भगत सिंह और उनके जो दोस्त लोग थे, सुखदेव, राजगुरु, उनको जिस तरह से डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा मिली थी, उसको कम्यूट नहीं करवा पाए गांधी, उसको माफ नहीं करवा पाए, उसको टोन डाउन नहीं करवा पाए, उसको रिस्पाइट नहीं दे पाए, उसको रिप्राइव नहीं दे पाए, ना ही उसको सस्पेंड करवा पाए। ये शब्द के सब शब्द कम्यूटेशन अगर आपको पता होगा तो लाइट
इम्प्रिजनमेंट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता था, इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत, कि ये डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ सकता था, पूरी जिंदगी जेल में रहने का मौका उनके लिए दिया जा सकता है, रेदर देन इनको कंप्लीटली मार दिया जाए। बट यहाँ पे गांधी जी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ये क्यों चूकते हैं उसके ऊपर आगे डिस्कस करूंगा। और क्या गांधी जी ने कोई भी प्रयत्न नहीं किए, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशंस होती है। काफी लोग इतिहास के अंदर ये कहते हैं कि गांधी डिड नॉट मेड एनी एफर्ट्स टू सेव सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु। खैर ये दिल्ली पैक्ट में भी हुआ था और दिल्ली पैक्ट के बाद भी गांधी जी कंटिन्यूअसली प्रयत्न करते रहे। इसके ऊपर एक और सेशन लेंगे सर, ठीक है। दूसरी, इसको एक बहुत बड़े फेलियर के रूप में कंसीडर किया गया। उसके पीछे का कारण ये था कि गांधी जी ने एक डिमांड की थी। डिमांड ये की थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पे बहुत सारे लोगों के ऊपर पुलिस अत्याचार हुआ था, पुलिस एक्सेस हुआ था। क्योंकि जब सीडीएम चल रहा था, नमक का सत्याग्रह हो रहा था, तब भारत के अलग-अलग विस्तारों में जिस प्रकार की पुलिस की आवश्यकता हुई थी और पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया था, जो प्रकार से एक क्रूअल्टी वाला पिक्चर क्रिएट किया गया था, उसके विरोध में भी गांधी जी ने आवाज उठाई थी। गांधी जी ने उस टाइम पे इरविन को रिक्वेस्ट की थी कि आप एक पुलिस इंक्वायरी या पब्लिक इंक्वायरी करवाइए, जो पुलिस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस किया गया है। पर इरविन ने कहा कि नको, आई कैन नॉट अलाउ द पब्लिक इंक्वायरी ऑन पुलिस एट्रोसिटीज। क्योंकि जिस दिन मैं पुलिस को अलाउ कर दूंगा इंक्वायरी के लिए, पब्लिक को अलाउ करूंगा पुलिस की इंक्वायरी करने के लिए, उस दिन पुलिस का डर खत्म हो जाएगा। इरविन भी यहाँ पे यही बताने की कोशिश करता है और इरविन कहता है कि भाई देखो, मैं बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए सहमत हूं, बट आई कैन नॉट अलाउ द प्रिजनर्स और द पर्सन हु आर कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, उनकी मैं डेथ सेंटेंस को कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत उसको रिट्रीट और फेलियर के रूप में कंसीडर किया गया। इनफैक्ट काफी लोगों का गांधी जी से बहुत सरप्राइज था। गांधी जी जिस तरह से ग्राउंड रियलिटीज को समझे बिना, सोचे बिना इस मूवमेंट को स्टॉप कर रहे थे, इसको लेके भी काफी लोगों ने कहा इतिहास के अंदर कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है, एक रिट्रीट है, ये तो पीछे हट की है। आपने जिस इंटेंशन से मूवमेंट शुरू किया था, आपने किस इंटेंशन से मूवमेंट शुरू किया था, पूर्ण स्वराज का ऑब्जेक्टिव लेके मूवमेंट शुरू किया था, क्या अचीव कर पाए? आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब करने निकले थे 12 मार्च 1930 अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, तो इतिहास के अंदर कहा गया कि ये तो महाभिनिष्कर्मा करने निकले हैं। महाभिनिष्कर्मा एक ऐसा इवेंट जो बुद्धा के जीवन के अंदर था, वही इवेंट गांधी जी के जीवन के साथ तराशा गया। बुद्धा अपने जीवन के अंदर बुद्ध बन के वापिस आए थे। क्या गांधी जी 12 मार्च 1930 के बाद साबरमती आश्रम छोड़े और जिस उद्देश्य के साथ छोड़े थे कि पूर्ण स्वराज जब तक नहीं मिलेगा तब तक वापिस नहीं आऊंगा और कोई भी आंदोलन को नहीं सिमटूंगा, आप देखिए उसके एग्जैक्टली 10 महीने के अंदर ये आंदोलन को सिमट दिया गया। मार्च 1930 से लेके जनवरी 1931 तक आते आते और मार्च 1931 तक आते आते पूरा का पूर्ण पूर्ण स्वराज का जो विचार था उसको साइडलाइन करके ये पैक्ट कर दिया गया। आप देखिए गांधी इरविन पैक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस थे, क्या इसमें कहीं पे पूर्ण स्वराज का नामो निशान है? बिल्कुल नहीं है। इरविन ने कहा था कि भाई देखो, तुम आंदोलन छोटा मोटा करो, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा, बट आई विल नॉट गिव यू एक्सेस पावर एंड एक्सेस राइट्स। और इन सब के कारण भी वी विल कम टू नो कि उसको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस जो ट्रीटी जो थी, इसमें लिखा गया था कि किसानों को जमीन वापस मिलेगी। क्या इस किसानों को तात्कालिक रूप में जमीन वापस मिली? नहीं मिलती है। गुजरात के पाटीदार, महाराष्ट्र के कुणबी पीजेंट्री और उत्तर भारत के अंदर जो पाटीदार कम्युनिटी के किसान थे, वो सबसे ज्यादा नाराज हुए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सोचा था, वाइसरॉय इरविन ने भी इनको कहा था कि हम आपकी जमीनें वापिस करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट के करीबन 5 साल के बाद या 6 साल के बाद इन किसानों को जमीनें वापस मिली, जब 1937 में अंदर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनेगी। 1937 में भारत में कांग्रेस 7 राज्यों में सरकार के ऊपर आती है, तब जाके वो पीजेंट वेलफेयर स्टेप्स लेने की शुरुआत करती है। उसके पहले तो वो भी नहीं हुआ करता था। तो इस कंडीशन में काफी लोगों ने कहा कि यस, गांधी इरविन पैक्ट वाज a failure and a retreat with respect to कांग्रेस लीडरशिप। इनफैक्ट गांधी इरविन पैक्ट को इस तरह से भी कंसीडर किया गया क्योंकि जो यूथ इसके साथ जुड़ा हुआ था, जो मासेस इसके साथ जुड़े हुए थे, उनको कोई भी डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिली। तो उनको ऊपर से मार खाना पड़ा, लाठीचार्ज झेलना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। इन सब ऑब्जेक्टिव्स को या इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए काफी लोगों ने इतिहास में ये कहा कि गांधी इरविन पैक्ट इज अ फेलियर। पर इसी इतिहास के तथ्यों को तराशते हुए काफी लोगों ने इसी प्रोविजंस को आइडेंटिफाई करके कहा कि देखिए, इतिहास के दो साइड होती हैं। इतिहास के दो साइड इस तरह से होते हैं कि भाई इतिहास एक रूप में अगर हम लोग यूं देखने की कोशिश करेंगे तो यू विल ऑलवेज सी द नेगेटिव्स। इनफैक्ट नेगेटिव्स के सपोर्टर्स में एक लिस्ट ये भी ऐड हुआ कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और जब 1931 के
नवंबर दिसंबर में जब इंग्लैंड जाएँगे सितंबर से लेके नवंबर महीने तक, इस दौर के अंदर गांधी जी को लंदन में कुछ नहीं मिलता है। सेकंड आरटीसी की जो मीटिंग हुई, वो गांधी के फेवर में कंक्लूड नहीं होती है। इनफैक्ट गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड किया, उसके बाद की जो घटनाएँ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, उसमें कांग्रेस को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, ना भारत में हुआ, ना इंग्लैंड में हुआ। और इसी सब मुद्दों के कारण ऐतिहासिक रूप में ये कहा गया कि द गांधी-इरविन पैक्ट एंड द दिल्ली पैक्ट कैन बी सीन एज़ अ स्टेप ऑफ रिट्रीट। एक प्रकार की पीछेहट थी, एक प्रकार का फेलियर था, एक बहुत बड़ी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रैप थी जिसके अंदर हम लोग फँस गए थे। इसी को ही वी विल सी कि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा गया है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जिनके इतिहास के अंदर कुछ लोगों का मानना है कि नो इट वाज़ नॉट अ फेलियर, ये फेलियर नहीं था। अब क्यों नहीं था उसके पीछे के कारण देखिए सर, ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट आपको लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी कोई लंबी छलांग मारनी हो, तो 2 स्टेप पीछे जाएँगे, तब जाके आपको 10 स्टेप आगे जाने का मौका मिलेगा। यही कहानी गांधी-इरविन पैक्ट के अंदर भी कंसीडर की गई। गांधी जी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं पीसीपी स्ट्रैटेजी, प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर, कि कोई भी आंदोलन कर रहा है उसको लेके प्रेशर बनाओ, पर सरकार अगर तुम्हारे साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार है, बातें करने के लिए तैयार है और तुम्हें भी थकावट हो रही है तो टाइम बीइंग आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए। फिर से आपको प्रेशर क्रिएट करने के लिए मौका मिल जाएगा। ₹10 के लिए आंदोलन कर रहे हो, सरकार कह रही है कि अभी हम तुमको 2 ही रुपए देंगे। गांधी कहेंगे कि चलो 1 साल हो गया, ₹2 मिल रहा है, ₹2 के लिए पहले शांत रह जाइए। फिर 6 महीने के बाद फिर से हम लोग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वही घटना आपको यहाँ से भी देखने को मिलती है। गांधी जी को ये चीज़ बड़ी क्लियर कट पता थी कि ये आंदोलन जो शुरू किया था उसमें 10 महीना हो गया था। गांधी खुद जेल में थे, कांग्रेस की ज़्यादातर लीडरशिप जेल के अंदर हुआ करती थी। ये मूवमेंट में हिंसा होने की बहुत बड़ी शक्यता थी और गांधी को डर ये भी था कि जैसे चौरी चौरा में हुआ वो यहाँ पे ना हो जाए। जैसे बाकी सारे मूवमेंट्स के अंदर लीडरशिप के इश्यूज क्रिएट हुए वो यहाँ पे ना हो जाए। गांधी को ये चीज़ जेल में बैठे-बैठे भी समझ में आ रही थी कि 1930 के मध्य भाग तक आते-आते खास करके सितंबर से लेके अक्टूबर-नवंबर 1930 जब कांग्रेस की ज़्यादातर लीडरशिप जेल में थी, तब इस दौर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों की जो एनर्जी है, लोगों की जो ऊर्जा है वो कहीं न कहीं डाउन जा रही है। मास मूवमेंट की एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि उसमें जो स्पीड है, उसमें जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ग्रेजुअली हमें डाउनफॉल होते हुए भी देखने को मिलती रहेगी और यहाँ पे भी यही हो रहा है दोस्तों सर, ठीक है? सो वी विल फाइंड कि द हाई एनर्जी दैट वाज़ सीन वो आपको कंटीन्यूअसली नहीं देखने को मिलती है। 1930s के मध्य भाग और एंड तक आते-आते जिन-जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको गवर्नमेंट रिप्रेशन से भी बहुत जाना पड़ा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ा गया था, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दमन हुआ था और इन सब चीज़ों के कारण लोगों की जो पार्टिसिपेशन की संख्या थी वो धीरे-धीरे डाउन जा रही थी। गांधी को पता था कि मासेस डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू गो फॉर सैक्रिफाइसेस ऑल ओवर द टाइम। कोई दुकानदार है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई फैमिली की ड्यूटीज़ फुलफिल कर रहा है। क्या डेली आके आंदोलन कर पाएँगे? और इस दौर में जहाँ हमको पता चल रहा है कि गांधी खुद जेल में थे, जहाँ कांग्रेस की मेन लीडरशिप अरेस्टेड होके बैठी हुई है और सरकार ने बहुत क्लियर कट ऑर्डर निकाल के रखे थे ऑर्डिनेंसेस के द्वारा कि अगर तुमने कुछ ज़्यादा चर्बी की, टैटे टू-टू किया तो उठा के तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें फिट कर दिया जाएगा। तो गांधी को ये चीज़ समझ में आ गई थी 1931 की शुरुआत तक आते-आते कि देखिए सरकार हमारे साथ सामने से आई है और सरकार की जो परिस्थिति अभी क्रिएट हुई है, वो देख के उनको जनता की स्थिति भी समझ में आ रही थी कि जनता लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये जो मूवमेंट है इसको होल्ड नहीं कर पाएगी। इन सब परिस्थितियों के कारण वी विल फाइंड कि गांधी जी को एक चीज़ समझ में आ रही थी कि ये एक जुबिलेंट एटमॉस्फियर क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। भारत की लीडरशिप को एक मोरल बूस्टिंग इमेज देखने को मिल जाएगी। इस बार गांधी और वाइसरॉय आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे थे, इक्वल फुटिंग के ऊपर बात कर रहे थे। आप देखिए कि इट इज़ द वाइसरॉय हू इज़ फ्रीइंग द कांग्रेस लीडरशिप। इट इज़ द वाइसरॉय हू हैज़ इनवाइटेड द कांग्रेस लीडरशिप फॉर डिस्कशन। इट इज़ द गवर्नमेंट हू इज़ सेइंग कि भई आप आंदोलन सिमट दीजिए, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, हम आपको पार्टी बनाना चाहते हैं सो दैट आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। इसके पहले के जितने भी आंदोलन देखोगे उसमें आपको कहीं न कहीं एक छाप देखने को मिलेगी, जहाँ जो नेशनल लीडरशिप है उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको धुतकारा जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है
और सरकार की तरफ से कभी भी आप देखिए कि पॉजिटिव स्टैंड नहीं लिया जा रहा था। 1930 के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर सरकार को नेगेटिव इंप्रेशन झेलनी पड़ी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसी का ही परिणाम था कि उन्होंने दिल्ली पैक्ट के लिए सबको बुलाया। गांधी जी को ये चीज़ बहुत पहले से पता थी कि लोग थक जाएँगे, एनर्जी डाउन चली जाएगी, अगर सामने से सरकार आ रही है और हम आँखें में आँखें डाल के हमारी बातें मनवा सकते हैं, तो क्यों ना एक प्रयत्न किया जाए। और ये प्रयत्न का ही परिणाम था कि हज़ारों की संख्या में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया, हज़ारों की संख्या में लैंड को वापस देने की प्रोविजंस की गई, पिकेटिंग को माना गया, तो पूरी तरह से जो रिलेशनशिप का स्टेटस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस चेंज्ड। इसके पहले सरकार ऊपर बैठती थी, कांग्रेस वी विल सी के नीचे बैठती थी। सरकार माई-बाप के रूप में थी, गांधी-इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट के बाद पिक्चर क्लियर हो गई कि सरकार अब माई-बाप नहीं है, कांग्रेस आँखों में आँखें डाल के उससे डिमांड करेगी कि बाबा तुमको ये बात माननी पड़ेगी, ये हमारे लोगों का जन अधिकार का मुद्दा है। इन दृष्टिकोण से गांधी-इरविन पैक्ट को हम इस तरह से देखते हैं कि भाई देखिए ये पैक्ट हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसको कुछ लोग कहते हैं बड़ा सक्सेसफुल था, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा फेलियर था। खैर ये पैक्ट क्यों आई इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो सरकार का कारण है वो तो ठीक है, ये पैक्ट को लाने के पीछे इतिहास में एक हिस्टोग्राफी का फैक्टर ये भी कहता है कि कांग्रेस वाज अ पार्टी दैट वाज गाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी कभी पढ़ोगे कि जो मार्क्सवादी लेखक है इन सब का ये मानना है कि कांग्रेस एक ऐसी दल है जो मूलतः से ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो पूंजीवादी ताकत है, बिजनेसमैन है, बुर्जुआ क्लास है। और ये बुर्जुआ लोग ही थे जिन्होंने गांधी को कहा कि आंदोलन शुरू करो। पर जिस तरह से आंदोलन में सरकार को फटका पड़ा, उनको भी फटका पड़ा क्योंकि बॉयकॉट हुआ, स्ट्राइक्स हुई, इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हुए, लेबर की बहुत सारे मूवमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। तो बुर्जुआ क्लास को लगा कि इट इज बेटर टू एंड दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड आस्क गांधी टू पार्टिसिपेट विद द गवर्नमेंट। खैर गांधी सरकार के साथ बैठे ना बैठे उसमें गांधी का खुद का भी कहानी था, पर हिस्टोग्राफी के अंतर्गत जितना मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को आप देखने की कोशिश करोगे, ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट मूलतः से ये बताने की कोशिश करता है कि भई इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो था, उसको कहीं न कहीं ये इम्प्लीकेशंस लग रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि भई हमें गांधी को कह के ये आंदोलन को सिमटवाना चाहिए और ये सिविल पैक्ट के रूप में गांधी-इरविन पैक्ट करवानी चाहिए। खैर इसके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको कहीं न कहीं एक सवाल आता है कि व्हाट मोटिवेटेड गांधी जी टू पार्टिसिपेट इनटू द दिल्ली पैक्ट, तो उसमें ये भी कहानी आपको पता चलेगी। दिल्ली पैक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे जीवंत मुद्दा यही था, क्या गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नहीं बचा सकते थे? ऐसा तो क्या हो गया था कि गांधी जी इरविन को इतने सारे पॉइंट्स के लिए कन्विंस करवा पाए, पर इरविन ने भगत सिंह के वाले मैटर के अंदर गांधी जी को कुछ कहा ही नहीं। इसको लेके अलग-अलग प्रकार के तथ्य, अलग-अलग प्रकार की बातें चलती है, अलग-अलग प्रकार के डिस्कशंस है। इनफैक्ट गांधी 5 मार्च 1931 के पहले और 5 मार्च 1931 के बाद, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस दिन फांसी मिली वो था 23 मार्च 1931 का दिन और उसके पहले क्योंकि इनके बीच में डिस्कशन 5th मार्च को कंक्लूड हो गया था। उसके बाद में भी अगर आप देखिए 5th मार्च से लेके 23rd मार्च के बीच में करीबन 18 डेज का गैप है, 18 दिन का गैप है। इस दौर के अंदर भी गांधी के द्वारा सैकड़ों प्रयत्न किए। गांधी तो नहीं और भी लोगों ने प्रयत्न किए थे। इनफैक्ट मार्च महीने से पहले फरवरी महीने के अंदर भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए इंग्लैंड के राजा की सबसे सर्वोच्च परिषद थी जिसे हम लोग कहते हैं प्रीवी काउंसिल, जहां वी विल सी की टॉप मोस्ट इलीट क्लास ऑफ इंग्लैंड बैठता था, लॉर्ड सोसाइटी के लोग बैठते थे। वहां तक जाके मदन मोहन मालवीय और भारतीय मूल के जो नेता लोग थे वो पहुंचे थे और वहां अर्जी की थी कि इनकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए या कम्यूट कर दिया जाए। इनको आजीवन जेल में कारावास मिलेगी वो चलेगा पर फांसी मत दीजिए। इरविन ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। ना ही राजा की परिषद ने स्वीकारा, ना ही इरविन ने स्वीकारा। खैर इसके पीछे के न्यूआंसेस और इसके पीछे की डिटेलिंग के ऊपर कभी एक और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज गांधी-इरविन पैक्ट यानी कि दिल्ली पैक्ट के हमने 2 आयाम देखे। ये 2 आयाम थे कि क्या ये सक्सेस थी या फेलियर थी? आप अपने हिसाब से नेशनल मूवमेंट की इम्प्लीकेशंस के हिसाब से देखोगे तो आप आंसर कर पाओगे। यूपीएससी के द्वारा दिल्ली पैक्ट के ऊपर 2020 के अंदर एक पीवाईक्यू पूछा गया था और पीवाईक्यू के अंदर आपको पूछा गया था कि गांधी-इरविन पैक्ट के ऊपर से प्रोविजंस बताइए, इसमें क्या-क्या चीज़ें थी? It was having an invitation to participate in the second roundtable conference.
withdrawal of the ordinances promulgated in connection to the civil disobedience, acceptance of the Gandhi's suggestion for police inquiry, and release of only those prisoners who were not charged with political violence, okay, your extra violence, okay। तो अगर आपको पता होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की गई है, यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस को विड्रॉ करने की बात की गई थी, कांग्रेस आरटीसी में पार्टिसिपेट करेगी वो बात की गई थी, पर इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेस को इनफैक्ट कहीं ना कहीं इरविन ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि आई विल नॉट एक्सेप्ट द एक्सेस, जो बातें आप जो कर रहे हो जिसके बेसिस के ऊपर से सर, ठीक है। और पुलिस इंक्वायरी तो मैं कभी नहीं स्वीकारूंगा, क्योंकि अगर पुलिस इंक्वायरी मैं करूंगा तो मेरी पूरी इसका मोरल डाउन हो जाएगा। इस तरह से वी विल फाइंड कि इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 4 आता है। तीसरा गलत है। ये क्वेश्चन को बाय द वे यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया था। क्यों कैंसिल किया था? क्योंकि इसकी जब हिंदी ट्रांसलेशन की गई तो यहाँ सिविल डिसोबीडियंस की जगह असहकार आंदोलन लिख दिया यूपीएससी ने। सर इन हिंदी पेपर यूपीएससी ने जो हिंदी क्वेश्चन पेपर का जो ट्रांसलेशन था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की जगह असहकार आंदोलन लिख दिया और उसके चक्कर में ये प्रॉब्लम हो गई। खैर इसके ऊपर ट्रांसलेशन की डिबेट के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। आज की 5 मार्च 1931 भारतीय इतिहास में बड़ी सिग्निफिकेंट डेट है। आपको इस डेट की इंप्लीकेशंस, इसकी सिग्निफिकेंस इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए। आप इसी प्रकार की हिस्ट्री की फैक्ट्स और एनालिटिकल स्टडीज करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। ये मेरी प्रोफाइल है, इसको स्कैन करिएगा एंड सब्सक्रिप्शन लेते समय या हमारे लाइव क्लासेस को अटेंड करना है तो आप ये कोड PN लाइव यूज कर सकते हो। अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे स्पेशल क्लासेस के अंदर भी आप अटेंड कर सकते हो जो फ्री में होते हैं with this code PN live. Do like, share and subscribe. I'll see you in the next session. Till then keep studying. Thank you very much. All the best. Jai Hind.